Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to start with class 12th chapter 2 National Income Accounting. पिछले क्लास में हमने डिफरेंस पढ़ा था मैक्रो और माइक्रो का और हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसमें वी अंडरस्टूड वन थिंग कि डिफरेंस क्या होता है मैक्रो और माइक्रो में. हम मैक्रो पढ़ने वाले हैं बिकॉज दैट्स व्हाट इज रेलेवेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. एंड एक चीज़ जो हमने समझी थी वो ये थी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पूरी इकोनॉमी एक सिस्टम माना जाता है. तो इंडिया की इकोनॉमी एक सिस्टम है, यूएस की इकोनॉमी एक सिस्टम है, राइट. एंड पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एज अ सिंगल सिस्टम देखा जाता है. बेसिकली अगर आप इस इकोनॉमिक सिस्टम को कंपेयर करो लाइक एक ह्यूमन बॉडी से, तो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो क्या काम करता है, वो ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाता है जहां जहां उसकी नीड है, राइट. तो वैसे ही एक इकोनॉमी में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी चीज़ मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसके मूवमेंट के लिए ज़रूरी है पैसा, मनी, राइट. हमने यही पढ़ा है, यही इकोनॉमिक सिस्टम होता है. इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम लोगों को एक लाइवलीहुड मिलती है, जीने का रीज़न मिलता है ना, थ्रू विच वी आर एबल टू अर्न मनी एंड बाय थिंग्स दैट वी नीड, है ना, फॉर अ गुड लाइफ. ये हमने क्लास 9th के फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम थ्रू विच वी अर्न लिविंग. और फिर हम अर्न क्यों करते हैं, ताकि हम अपने आप को वो सब चीज़ें खरीद के दे सके जो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, राइट. सो ये अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए, ये अच्छी चीज़ें पैदा करने के लिए और ये अच्छी चीज़ें एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पैसे लगते हैं. तो उसी जिस तरीके से हमारे शरीर में ब्लड काम करता है वैसे ही एक इकोनॉमी में पैसा काम करता है, राइट. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेशनल लेवल पे, एक पूरे देश के लेवल पे इनकम कैलकुलेट कैसे होती है. क्योंकि अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट हर साल जाके एक एक बंदे से थोड़ी ना पूछ रही कि आज आपने कितना कमाया, राइट. इट्स नॉट फीजिबल टू गो एट एवरी प्लेस एंड आस्क देम हाउ मच दे हैव अर्नड ओनली टू ऐसे तो पूरे कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अर्निंग जब तक एक जने से पूछेंगे तब तक दूसरी चीज़ चेंज हो जाएगी, राइट. सो कोई ऐसा तरीका होगा. और हमने देखा है कि जीडीपी तो क्वार्टरली होता है, मतलब हर 3-3 महीने में, इवन डेली के बेसिस पे ट्रांजैक्शन होते हैं इतने बड़े बड़े. तो कैसे इन ट्रांजैक्शंस को काउंट किया जाता है, इनको समझा जाता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट. सो वी विल टॉक अबाउट कि जो हम बात करते हैं ना कि जीडीपी, इंडिया का जीडीपी इतना है, नेशनल इनकम इतनी है, इतना हमने इस क्वार्टर में कमाया है देश में, प्राइमरी सेक्टर ने इतना कमाया है, टर्शरी सेक्टर ने इतना कमाया है. ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को कैसे काउंट किया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और कैसे उसको रीड किया जाता है, समझा जाता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लास्ट कुछ चैप्टर्स में एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हाउ डज अ करेंसी फ्लक्चुएट. ओके, तो मैंने कहा था कि जब हम क्लास 12 पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा. अब ये चैप्टर में हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी के अंदर करेंसी कैसे काम करती है, उसकी वैल्यू कहाँ से आती है, राइट. वंस वी आर डन विद दिस, फिर व्हेन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, तब वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, उसकी करेंसी की वैल्यू कैसे बन रही है, वैसे ही यूएस एक इकोनॉमी है, उसकी करेंसी की वैल्यू बन रही है. वंस वी आर क्लियर विद दिस, देन वील बी एबल टू टॉक अबाउट कि इन दोनों के ऊपर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में कंपैरिजन कैसे होता है, राइट. दैट वाज द मेन थिंग वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई वाई इज $1 इक्वल टू 80 रुपीज़, राइट. तो वो समझने के लिए पहले हम रुपीज़ को समझेंगे इस लेक्चर में कि काउंट एक कंट्री को कैसे किया, एक कंट्री अपनी अकाउंटिंग कैसे करती है. ऑन बेसिस ऑफ दिस नॉलेज we'll be able to better understand that. Okay, so let's get started. Now let's understand some basic concepts of macroeconomics. सबसे पहले how does wealth is created, ठीक है. wealth होती है ना, पैसा कैसे क्रिएट किया जाता है. तो एक कंट्री में, एक कंट्री की वेलबींग के लिए वी नीड मनी, राइट. हमने देखा है जैसे एक इंसान की अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, वैसे ही एक कंट्री की वेलबींग के लिए भी पैसे चाहिए. पर लेकिन कंट्री की वेलबींग सिर्फ उसके रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं करती है. रिसोर्स ज़रूरी है, रिसोर्सेज से ही पैसा बनता है, ज़मीन से ही अनाज उगता है, लेकिन सिर्फ ज़मीन होना काफ़ी नहीं है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक इंसान है जिसने कोई पढ़ाई नहीं करी है, जिसको कोई स्किल नहीं है, उसको कोई काम नहीं आता, राइट. उसको अगर आप एक बार 1000 रुपये उसके हाथ में दे दो, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएगा उस 1000 रुपये में? नहीं.
उसके अंदर वो जब तक वो स्किल नहीं होगी कि वो 1,000 रुपये को कहीं लगाए ऐसी जगह पे, एक या तो कुछ ऐसा खरीदे जिससे कि वो और पैसा उस पर बना सके, वरना वो 10,000 रुपये, वो 1,000 रुपये खर्चा हो जाएंगे एंड देन द पर्सन इज बैक टू स्क्वायर वन, राइट। तो सिर्फ वो पैसे उसके हाथ में होना ज़रूरी नहीं है, उसे उस पैसे से और कमाना आना ज़रूरी है। अगर किसी इंसान को आप लैंड दे दो तो सिर्फ लैंड देने से वो किसान नहीं बन पाएगा, उसे किसान बनने के लिए खेती करना आना चाहिए, राइट। और खेती करने की ज़रूरत है, लाइक नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। तो वैसे ही एक कंट्री की वेलबींग के लिए ज़रूरी नहीं कि बस उसके पास रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस रिसोर्सेज का उसको कुछ प्रोडक्शन करना पड़ेगा। रखे रखे रिसोर्सेज किसी काम के नहीं होते, राइट। सो रिसोर्सेज नीड टू बी यूज्ड टू जनरेट और टू प्रोड्यूस वेल्थ, ओके। एंड दिस प्रोसेस इज वेरी मच द बेसिक्स ऑफ हाउ इकोनॉमी रन्स। अगर सबके पास, जैसे एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है कि सऊदी अरेबिया में हमको पता है कि वहाँ पे तेल के कुएं हैं, तो वहाँ पे किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है। एंड यूजुअली जो वहाँ की रूलिंग सोसाइटी है उनको काम करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, राइट। वो चाहे तो बैठ के खा सकते हैं, पर आप देखोगे स्टिल दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मेक दुबई इनटू दिस अ प्लेस जहाँ लोग जा सकें। दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन क्रिएटिंग दिस इमेज of Saudi Arabia. They're investing their money in all over the world, buying resources. उसके अलावा they also, like even though they don't need to work, they still go to universities, they still have good education, right? क्यों करते हैं? जब इतना पैसा है उनके पास कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी बैठ के खा सकते हैं, तो क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि एन अमाउंट ऑफ पैसा भी एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएगा अगर उसे इन्वेस्ट ऐसी जगह पे नहीं किया गया जिससे और पैसा आए, राइट। इसीलिए दुबई में आज भी शेख लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। उनके पास इतना है कि उनकी 10 पुश्तें आराम से बैठ के खा सकती है, फिर भी दे आर डूइंग वर्क, राइट। सो इन आर मॉडर्न इकोनॉमी, हमारी जो ये मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें कैसे फ्लो होता है, मतलब कैसे प्रोड्यूस होता है वेल्थ, बाय प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़। जब गुड्स एंड सर्विसेज बनती है और वो बेची जाती है, उस प्रोसेस के थ्रू वेल्थ जनरेशन होता है। मतलब कि एक इकोनॉमी में, स्पेशली मॉडर्न इकोनॉमी में, अगर एक इकोनॉमी को या एक देश को फॉर दैट मैटर रिच होना है, प्रॉस्परस होना है, वो चाहता है कि उसके देश में जितने भी लोग रहते हैं उनको अच्छी ज़िंदगी मिले, तो ज़रूरी है कि उस देश में कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन हो, ठीक है, गुड्स और सर्विस का उत्पाद होते रहे कंटिन्यूसली, लोग कंज्यूम करते रहे और प्रोडक्शन होता रहे, ये सर्कल चलता रहे, उससे इकोनॉमी प्रॉस्पर होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो हम बोल रहे हैं कि भाई गुड्स होना चाहिए, तो ये गुड्स क्या है, व्हाट आर गुड्स, क्या चीज़ों को गुड्स कहा जाता है, किस टाइप के गुड्स होते हैं। तो बेसिकली एनीथिंग दैट इज फिजिकल ऑब्जेक्ट, मतलब कि आप उम्मीदों को नहीं बेच सकते, प्यार को नहीं बेच सकते, एनीथिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट, राइट, विच इज मैन मेड, है ना, इंसान द्वारा बनाया हुआ, जिसकी कोई प्राइस हो मार्केट में, ठीक है, मतलब कि उसको खरीदने वाला कोई हो। ऐसी चीज़ें नहीं बेच सकते जिनकी कोई प्राइस नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैंट सेल मून, आप किसी इंसान को बोलो मैं तुम्हें मून बेच दूंगा, कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यू कैंट पुट अ प्राइस टू मून। या आजकल जैसे मतलब है ना, इन तरीके से ये भी बोलते हैं ना कि लॉयल्टी की कोई वैल्यू नहीं होती, यू कैंट पुट, या फ्रेंडशिप की या मदर्स लव की कोई यू कैंट पुट अ प्राइस टू इट, है ना। तो एक चीज़, एक कमोडिटी, गुड तब होती है जब वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, है ना, जब वो इंसान द्वारा बनाया गया हो और जब उसकी कोई खरीदने लायक वैल्यू हो। अगर उसकी कोई खरीदने वाली वैल्यू नहीं है तो वो बिकाऊ नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। दीज मटेरियल्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। इसके अलावा ये तीनों हो, प्लस ये इंसान की कोई पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करता हो, नीड टू बी सेफ, नीड टू हैव फुल बेली, नीड टू लुक गुड, राइट, एनीथिंग जो किसी भी इंसान की कोई भी नीड को पूरा करता हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं, ओके। फॉर दैट लेट्स टेक अ क्लीन स्लाइड एंड टेक एन एग्जाम्पल ऑफ से आलू, ठीक है। मान लो एक फार्मर है, उसने आलू की फसल उगाई, ठीक है, वो उसमें से कुछ हिस्सा ले गया और उसने उसकी सब्जी बना दी, ठीक है, उसको उसने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया,
है ना, सब्जी बना के खा लिया. सो नाउ दिस आलू बिकम्स व्हाट वी कॉल एज कंज्यूमर गुड्स, और वी ऑल्सो कॉल इट फाइनल गुड्स, क्योंकि ये उनका फाइनल डेस्टिनेशन है. यही कंज्यूम होने के लिए वो पैदा किए गए थे, वो कंज्यूम हो गए, तो इसलिए हम उसे फाइनल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं. अब इसी आलू के लॉट में से उसने कुछ भेज दिए फैक्ट्री, क्या बनने के लिए, चिप्स बनाने के लिए. ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंटरमीडिएटरी. इंटरमीडिएटरी मतलब इंटरमीडिएटरी गुड्स वो होते हैं जो यूज होते हैं कुछ और बनने के लिए, मतलब उन्हें प्रोड्यूस किया किसी ने और कंज्यूम करने के बजाय उन्हें किसी और को बेच दिया, जो उसको उसमें कुछ और चेंज लाएगा, कुछ और वैल्यू ऐड करेगा और एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, राइट. तो उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएटरी गुड्स. उसके बाद होते हैं फाइनल. कुछ उसने ये हो गए कंज्यूमर गुड्स, ये हो गया इंटरमीडिएटरी. अब मान लो इसी, आपको पता है आलू को वापस उगाने के लिए आलू लगता है, उसी को काट के वापस सो करना पड़ता है. तो इसमें से कुछ हिस्सा उसने जो है वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए रख लिया. ठीक है, कि इससे मैं दोबारा नेक्स्ट क्रॉप उगाऊंगा. तो इसे जो है ना हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स. बेसिकली कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो चीज़ें बनाई जाती है जिसका इस्तेमाल कर कर और वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें बनाई जा सकती है, मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल करके और पैसे बनाए जा सकते हैं, राइट. सो उन्हें हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं. इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं. वन गुड एग्जांपल कुड बी गन्ना, राइट. अगर कोई इंसान गन्ना पैदा कर रहा है और उसको सीधे खा ले रहा है तो वो कंज्यूमर गुड हो जाएगा. ठीक है, उसने अगर उसको बेच दिया फैक्ट्री को, शुगर केन वाली फैक्ट्री को बेच दिया शुगर बनाने के लिए, तो वो हो गया इंटरमीडिएटरी गुड. ठीक है, और अगर मान लो वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है जिससे मान लो ये कोई इंसान है वो प्रोड्यूस कर रहा है गन्ने का रस निकालने वाली मशीन, तो उसे हम कैपिटल गुड बोलेंगे क्योंकि वो मशीन और पैसे बना सकती है. ठीक है, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ गुड्स दैट देयर आर. सो एक एक करके लेट्स कंटिन्यू. सबसे पहले कंजम्पशन गुड, दे आर आइटम विच आर यूटिलाइज डायरेक्टली टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, है ना. डायरेक्टली कंज्यूम किए जा सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ किए जा सकते हैं अपनी किसी भी डिमांड को ह्यूमन की सेटिस्फाई करने के लिए. कंजम्पशन गुड सपोर्ट द कोर गोल ऑफ द इकोनॉमी, राइट. हमने पढ़ा है कि इकोनॉमी का कोर गोल क्या है, मेन काम क्या है इकोनॉमी का, टू बी एबल टू अर्न अ लिविंग, टू बाय स्टफ, है ना, ताकि आपको काम करने के लिए मिले, जिससे आप पैसे कमाएं, जिससे आप अपनी नीड्स पूरी कर सके. तो ये जब नीड पूरी करना होता है ना, ये इकोनॉमी का कोर गोल होता है, तो उसको पूरा करता है. उसके अलावा विच सस्टेन द कंजम्पशन ऑफ एंटायर इकोनॉमी पॉपुलेशन, मतलब कि ये जो सामान होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ये पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उनको जीने में मदद करते हैं. तो ये उनका ये कोर गोल होता है. दीज आर नॉट यूज टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, है ना. ये वो गुड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल और गुड्स पैदा करने में नहीं किया जाता है. ठीक है, उसके अलावा कंजम्पशन प्रोडक्ट्स आर ऑफन कॉल्ड एज फाइनल गुड्स. ठीक है, इन्हें फाइनल गुड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये फाइनल कंजम्पशन के लिए इंटेंडेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ टेलीविजन, पेन, पेयर ऑफ शूज, आइसक्रीम, मिल्क एक्सेट्रा. ओके, ये सब चीज़ें कंजम्पशन के लिए बनाई जाती है और कंज्यूम हो जाती है. उसके बाद अगला होता है कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स आर गुड्स दैट हेल्प इन प्रोडक्शन. ये वो चीज़ें होती है जिसका इस्तेमाल करके आप और चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो. ठीक है, फॉर ये जनरेट करती है इनकम. ये इनको फिक्स एसेट भी बोला जाता है. फॉर एग्जांपल अ प्लांट और अ मशीनरी. तो ये वो गुड्स है जिसका इस्तेमाल करके आप और नई चीज़ें बना सकते हो, और वैल्यू एडिशन कर सकते हो या और पैसा बना सकते हो. उसके बाद आते हैं फाइनल गुड्स जो होते हैं. दीज आर दोज गुड्स दैट आर यूज्ड और फाइनल कंजम्पशन फॉर और इन्वेस्टमेंट. बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज व्हेन यू यूज समथिंग, ठीक है, सो एज कि वो आगे चल के फ्यूचर में आपको और पैसा दे, राइट. जैसे हमने आलू वाला एग्जांपल देखा, जो फार्मर है उसने जो आलू रख दिए, ये इन्वेस्टमेंट हुआ ना एक तरीके से, क्योंकि उसे पता है ये आलू वो अगले क्रॉप में इस्तेमाल करके और आलू उगाएगा. तो जब भी कोई चीज़ अगर उसका फाइनल कंजम्पशन हो रहा है या उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है फॉर न्यू प्रोडक्शन, तो उसे फाइनल गुड्स कहा जाता है. दीज सेटिस्फाई कंज्यूमर डिमांड और डिज़ायर. सेम चीज़ है बेसिकली, फाइनल और कंज्यूमर गुड्स सेम चीज़ होती है. इंटरमीडिएटरी गुड्स जो होते हैं ना, रिफर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर
रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है, जिसकी रीसेल होती है। कोई भी प्रोडक्ट जो किसी और फैक्ट्री का रॉ मटेरियल है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने गन्ने की मशीन, गन्ने का रस निकालने वाली मशीन की बात करी। इस मशीन को बनाने के लिए क्या चाहिए रहेगा आपको मेटल चाहिए रहेगा, जिससे भी बनती होगी स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम। आपको इसके और दूसरे पार्ट्स बनाने के लिए मे बी रबर चाहिए होगा, ऑयल, राइट। तो ये सब जो है ये इसके रॉ प्रोडक्ट है। तो जो लोग ये बनाते हैं वो इंटरमीडिएटरी गुड, मतलब एक स्टील और आयरन की फैक्ट्री अगर है तो वो क्या बना रही है, वो प्योर स्टील बना रही है, राइट। तो वो स्टील जो है वो रॉ प्रोडक्ट है, वो बेचेगी दूसरी कंपनी को, वो कंपनी उस स्टील को यूज करके मशीनरी बनाएगी, इसलिए वो एक बोल सकते हैं इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में, है ना, तो वो एक बीच का प्रोडक्ट है। दीज गुड्स आर नॉट फुलफिल द नीड ऑफ मैनकाइंड डायरेक्टली। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो किसी इंसान की डायरेक्ट नीड को पूरा नहीं करते हैं, राइट। जो आपकी फिजिकल जो नीड है उसको पूरा नहीं करते हैं। ये सिर्फ क्या बोल सकते हैं, बेचे जाते हैं, रीसेल होते हैं, और इनसे फिर कुछ और प्रोडक्ट बनता है जो फिर हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कि राइस नहीं, क्लॉथ ले लो। अगर मान लो कोई कंपनी है, कोई बंदा है जो कि फाइबर बना रहा है, ठीक है, कहाँ से बना रहा है, फाइबर्स वूल से आते हैं या फिर कॉटन से आते हैं, राइट। तो अब आप कॉटन को अपने शरीर पे नहीं चिपका के बोल सकते हो ना मैंने कपड़े पहने। दैट कॉटन हैज़ टू गो टू अ फैक्ट्री टू बिकम क्लॉथ, राइट। देन दैट क्लॉथ हैड टू गो टू अनदर फैक्ट्री टू बिकम वेयरेबल। तो आपकी जो नीड है विच इज़ टू वेयर क्लोथ्स, वो एक कॉटन नहीं पूरा कर सकता, वो कॉटन से बना हुआ कपड़ा पूरा कर सकता है। इसलिए ये दीज आर नॉट गुड्स दैट आर यूज्ड टू satisfy human desire. The production of these goods in an economy has to be measured and accounted for. अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हम जब भी बात करते हैं कि भाई एक साल में एक देश में जैसे इंडिया हो गया कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, तो उसमें आपको इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनमें भी कुछ वैल्यू ऐड होती है, राइट। क्योंकि एम क्या है, रिसोर्सेज से आपने कुछ बनाया, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करी, फिर उसमें और कुछ बना, उसमें वैल्यू ऐड करी और उस वैल्यू को आपने कंज्यूम कर लिया, राइट। तो इवन दो ये डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं कर रहे पर वैल्यू एडिशन तो हो रहा है ना अभी भी, राइट। तो इन्हें भी हैव टू बी taken into consideration. We should realize that the value of final goods already includes the value of intermediary good, right? मतलब कि वो क्या बोल रहे हैं कि जब भी कोई फाइनल गुड बन के आता है तो उसमें इंटरमीडिएटरी का प्राइस ऑलरेडी होता है। जैसे हम ये आलू वाला एग्जाम्पल वापस लेते हैं। अब आलू का प्राइस है, मान लो जो फार्मर बेच रहा है 10 रुपये किलो से बेच रहा है, पर जो बंदा चिप्स बना रहा है, जो फैक्ट्री में चिप्स बन रहा है, वो मान लो उसको बेच रहे हैं 80 रुपये किलो, राइट। सो ये जो 10 रुपीज़ किलो से 80 रुपीज़ किलो गए, ये जो वैल्यू एडिशन हुआ, इसमें ये 10 रुपये की ऑलरेडी रॉ मटेरियल की वैल्यू एडेड है ना। वो 80 रुपीज़ में ऑलरेडी दैट इंटरमीडिएटरी का, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करते हो कि किसी चीज़ का कॉस्ट क्या है तो उसमें आप रॉ मटेरियल को तो ऐड करते ही हो ना। सो दिस इज़ हाउ इंटरमीडिएटरी गुड्स की जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, वो ऑलरेडी फाइनल गुड में ऐड की हुई होती है। उसके अलावा काउंटिंग देम सेपरेटली विल लीड टू एरर ऑफ डबल काउंटिंग, राइट। अगर आप इंटरमीडिएटरी गुड्स को काउंट करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप दो बार काउंट कर लोगे। क्योंकि जैसे मान लो पूरे देश में 100 टन आलू उगे, राइट, उसमें से 50 टन के चिप्स बन गए, राइट। तो क्या आप ये बोलोगे कि पूरे यहाँ ये 100 उगे, ठीक है, इसमें से 50 चले गए कंजम्पशन के लिए, 50 चले गए चिप्स बनने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे 50 किलो चिप्स बन गए। तो क्या आप ये बोलोगे कि हमारे पास 150 kg आलू थे? नहीं ना, आप, क्योंकि इसको तो आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया, क्योंकि यही तो कंज्यूम होके ये बने, तो टोटल 50 + 50 ओनली 100 kg है ना। तो अगर आप इफ़ यू काउंट इंटरमीडिएटरी गुड्स देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी अ एरर, डबल काउंटिंग हो जाएगी। वेर एज कंसिडरिंग इंटरमीडिएट गुड्स में गिव अ फुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाउएवर जब आप पूरी इकोनॉमी की एक्टिविटी की बात कर रहे हो उसमें, लेकिन अगर आप इसको इंटरमीडिएटरी गुड्स को काउंट नहीं करोगे तो एक तरीके से आपको पूरी पिक्चर नहीं मिलेगी, राइट। क्योंकि लोग तो इन चीज़ों को फिर भी प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं ना, तो लेकिन अगर आप इसको काउंट करोगे तो डबल काउंट हो जाएगा, लेकिन इग्नोर करोगे तो एक पूरा सेक्शन सोसाइटी का, इकोनॉमी का आप इग्नोर कर दोगे, राइट। सो विल बी हाईली एग्जैजरेटेड द फाइनल वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड आइडियाज ऑफ स्टॉक्स एंड
फ्लोज कम इनटू। अब ये समझने के लिए कि किसी चीज़ की कैसे हम किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड या सर्विस की इंटरमीडिएट वैल्यू समझने के लिए हम विल अंडरस्टैंड कि स्टॉक्स और फ्लोज क्या होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आएगा हाउ वी काउंट, वी कीप एन आइडिया ऑफ इंटरमीडिएटरी गुड्स बट वी डोंट काउंट देम इन द फाइनल वन। फाइनली में हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं तो डबल काउंट हो जाएगा, बट हाउ डू वी कीप एन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स कहाँ हैं इकोनॉमी में, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड स्टॉक और वेरिएबल क्या होता है। लेट्स टेक अ क्लीन स्लाइड। एक इंसान है, ठीक है, दिस पर्सन कीप्स अ बैग ऑफ मनी, अपने घर पे रखता है, जो इसका पैसा है जो इसने कमाया है। ठीक है, मान लो ये डे 1 पे इसके बैग में 1000 रुपीज है। ठीक है, तो ये इस बंदे का स्टॉक है। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी ही हैज एट दिस पॉइंट। अब मान लो डे 2 हो गया, डे 3 हो गया, डे 3 पे ही गॉट सिक, तो बिल आया 100 रुपए का। ठीक है, नाउ उसने ये बिल जो है इस 1000 रुपए में से निकाला, तो नाउ ही इज लेफ्ट विथ 900। सो ऑन डे 3 दिस पर्सन स्टॉक इज 900। मान लो 4, 5, 6, 7 7वें दिन पे उसकी आई सैलरी। ठीक है, 500 में उसने 300 उसके जो रेगुलर खर्चा होता है उसमें दे दिए। ठीक है, रेंट, पेट्रोल, सो ऑन। 200 रुपए जो थे उसने अपने सेविंग में डाल दिए, स्टॉक में। तो अब उसका स्टॉक कितना हो गया? 1100 रुपए, राइट। सो दिस इज द स्टॉक ऑन डे 7th, है ना। स्टॉक इज बेसिकली टाइम बाउंड। मतलब क्या? जिस समय पे, जिस सेकंड पे आप बात कर रहे हो, उस समय कितना अवेलेबल है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। और फ्लो इज दिस, फ्लो इज बेसिकली ऑल द मनी दैट इज ईदर कमिंग इन और गोइंग आउट। जो भी चीजों के कारण उसका खर्चा हो रहा है और स्टॉक में से पैसा जा रहा है, और जिस भी चीज के कारण पैसा आ रहा है, उसे हम फ्लो बोलते हैं। ओके, तो जब हम इसको काउंट करते हैं, स्टॉक को काउंट करते हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे काउंट करते हैं। फ्लो को हम एक पीरियड के लिए टाइम करते हैं, मतलब एक पीरियड में टाइम करते हैं। ओके, स्टॉक इज अ वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक किसी वक्त पे काउंट करते हैं। इसकी टेम्पोरल डायमेंशन नहीं है। मतलब क्या? आप उसको एक पॉइंट पे काउंट कर सकते हो, लंबे समय के लिए काउंट नहीं कर सकते हो। इट इन्फ्लुएंसेस द फ्लो। मतलब कि जितना आपके पास स्टॉक है वो डिपेंड करेगा कि आपका फ्लो कितना होगा, राइट। अगर आपके पास, मतलब जो स्टॉक है वो बनता और काम घटता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। कौन से बिल्स आ रहे हैं, कौन सा खर्चा हो रहा है, कौन सी इनकम आ रही है। तो जितना ज़्यादा आपका स्टॉक होगा उतना ज़्यादा आपका फ्लो होगा, बिकॉज इफ यू हैव मोर मनी यू कैन मेक मोर मनी आउट ऑफ इट, राइट। वेल्थ, कैपिटल, ये सब जो चीज़ें होती हैं, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक। स्टॉक इज मनी और गुड दैट इज देयर टू बी यूज्ड, है ना, है यूज करने के लिए रखा हुआ है, राइट। फ्लो क्या होता है? ऑन द अदर हैंड, फ्लो इज द क्वांटिटी ऑफ दैट स्टॉक मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। अब वो टाइम फ्रेम एक समय नहीं होता है, एक पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने देखा कि वी सॉ द फ्लो, कितना है फ्लो? 500 प्लस 500 में से 200 आया इधर, और इधर से 100 आया, तो 300। तो इसका स्टॉक, दिस इज हिज स्टॉक, दिस इज हिज फ्लो। ओके, इस एक हफ्ते में हमने देखा कि उसका स्टॉक जो है वो 300 ऊपर नीचे जा रहा है, राइट। 100 नीचे जा रहा है, 200 ऊपर जा रहा है, तो दैट्स द फ्लो। अब इट हैज अ टाइम डायमेंशन टू इट। मतलब कि फ्लो आप किसी एक पॉइंट पे नहीं देखते हो, फ्लो आप किसी एक फ्रेम में देखते हो। मतलब कि या तो एक साल, एक दिन, एक महीना एंड सो ऑन, कि एक महीने तक कितना पैसा रहा था या कितना इनफ्लो या आउटफ्लो था। ठीक है, द पार्ट ऑफ आवर फाइनल आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ कैपिटल गुड दैट कंस्टिट्यूट्स ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, बट लेट अस अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल। बेसिकली हमने क्या देखा कि हमको डिसाइड करना है कि कितना गुड प्रोड्यूस हुआ है, तो उसमें हम क्या है ना, रॉ मटेरियल काउंट कर सकते हैं। रिसोर्सेज डजंट मेक एनीथिंग, रिसोर्सेज के ऊपर तो काम करना पड़ता है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट तो हम कंज्यूम करते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन इन
इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होता है ना उसको काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो किस लेवल के यूज़ पे है और उसमें कितना फ्लो हो रहा है ये चेंज होता है टाइम के हिसाब से। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करने जाओगे किसी भी समय पे तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। बट हम उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिस शोज द पोटेंशियल, राइट। ये जो हमारा जो स्टॉक है, ये जो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है, ये हमें बताता है कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है और सामान बनाने की, राइट। इंटरमीडिएट गुड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप बना सकते हो ना, जितना ज़्यादा स्टील होगा उतनी ज़्यादा मशीनें बनेगी, जितना ज़्यादा शुगर केन होगा उतना ज़्यादा शक्कर बनेगी, राइट। सो उसको नोटिस करना भी ज़रूरी है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं एक इकोनॉमी में कि टोटल आउटपुट कितना हुआ है, तो उसमें हम जो इंटरमीडिएटरी गुड्स है उसको एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, राइट। कि दैट मीन्स वी सी इट एज कैपिटल गुड, कि इसका और इस्तेमाल होके इसका यूज़ किया जा सकता है, तो इसको एज अ उस तरीके से काउंट किया जाता है इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। थोड़ा सा और डिटेल में इसको हम समझेंगे। नाउ व्हेन वी आर सेइंग कि इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझा जाता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हमने ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा है। इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट व्हेन यू बाय समथिंग, आप जब कुछ खरीदते हो इस आशा के साथ कि फ्यूचर में ये चीज़ आपको और पैसे देगी, राइट। जैसे हमने वो आलू वाला एग्जाम्पल देखा था, उस बंदे ने जो ये थोड़े से आलू रखे थे साइड में, वो इस आशा से रखे थे कि उसे वो अगले साल अगली नेक्स्ट खेती में यूज़ करके उससे और आलू बनाएगा, राइट। कोई इंसान अगर कोई चीज़ खरीदता है, जैसे अगर शुगर केन वाला है, शुगर केन फैक्ट्री किसी ने खोली, तो जो वो शुगर केन खरीद रहा है, गन्ना खरीद रहा है, वो उसकी नॉर्मल खर्चा है। जो लोग हैं वो हायर कर रहा है वो उसका नॉर्मल खर्चा है। लेकिन जब वो गन्ने का रस निकालने की मशीन खरीद रहा है वो उसका इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि उसने अभी हो सकता है 10,000 रुपये उस मशीन में लगाए हो, पर उसे पता है ओवर द पीरियड वो उसको दुगना कमा के दे देगी, राइट। तो उसने वो इन्वेस्टमेंट किया है विद द अंडरस्टैंडिंग कि वो उसको फ्यूचर में और पैसा कमा के देगी। सो दैट्स व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, इसीलिए इंटरमीडिएटरी गुड्स को भी आप एक तरीके से इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, राइट। इज एन ऑब्जेक्ट परचेज विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग इनकम एंड इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू, राइट। आपने ये सामान जो है, ये जैसे कोई मान लो गारमेंट वाला है, तो वो अगर कपड़े के थान खरीद रहा है तो वो कंज्यूम नहीं कर रहा है उसको, वो उसको इस आशा से खरीद रहा है कि इससे वो कपड़े बना के बेचेगा, उससे उसको प्रॉफिट होगा, राइट। व्हेन अ पर्सन बाइज अ गुड एज इन्वेस्टमेंट द इंटेंशन इट नॉट टू कंज्यूम इट, है ना। जब इंसान कोई चीज़ एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदता है तो उसको कंज्यूम करने का उसका कोई मन नहीं होता है, उसको रादर वो यूज़ करता है टू बिल्ड वेल्थ फॉर फ्यूचर में और पैसा बनाने के लिए। जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ओके। अब इन्वेस्टमेंट भी कई प्रकार के होते हैं। सो देयर इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अ कंपनीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्ड पहले तो यहाँ आने से पहले लेट्स गो आगे एंड अंडरस्टैंड कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको ग्रोस और नेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे डेप्रिसिएशन का बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ कि जब आप कोई चप्पल खरीदते हो और आप उसको रोज पहनो तो उसका तलवा घिसने लगेगा, राइट। और एक पॉइंट के बाद उसमें छेद हो जाएगा एंड देन इट विल बिकम यूजलेस, है ना। तो जो थोड़ा थोड़ा रबर उसमें से जाता जा रहा है उसे हम डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं, राइट। डेप्रिसिएशन इज इन अ वे of dividing the cost of tangible physical asset over a usable period of life expectancy। मतलब कि मान लो उस चप्पल की लाइफ है, चप्पल आपने खरीदी मान लो 100 रुपये की, और उसकी लाइफ है कि वो 100 दिन तक चली, 3 महीने तक आपने उसको पहना लगभग, राइट। तो हर रोज उसका 1 रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। हर रोज वो 1 रुपये की कम हो रही है ना। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इन इकोनॉमिक टर्म्स मीन कि जब आपने कोई चीज़ खरीदी है और उसकी जो जितनी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और जितना आपने उसको पैसे में खरीदा है डिवाइडेड बाय कितना आप कितने दिन तक आप उसको यूज़ कर रहे हो, वो उसकी पर डे घटती जा रही है वैल्यू, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स कम बैक हियर टू अंडरस्टैंड ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अगर एक कंपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट कर रही है बिफोर डेप्रिसिएशन, उसके डेप्रिसिएट होने के पहले, ठीक है, इज रिफर टू एज ग्रोस इन्वेस्टमेंट और ग्रोस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। द वर्ड ग्रोस मीन्स टोटल, ठीक है। तो जब ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज टोटल इन्वेस्टमेंट डन माइनस लाइक बिफोर काउंटिंग की हर दिन के हिसाब से, मतलब कि मान लो
मैंने मशीन खरीदने में 5,000 रुपये लगाए, राइट। तो डे 1 को भी मेरी मशीन की वैल्यू ग्रोस इन्वेस्टमेंट 5,000 ही था, और डे 365 को भी वो 5,000 ही था, क्योंकि मैं इसमें डेप्रिसिएशन काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ग्रोस इन्वेस्टमेंट 5,000 ही रहा। वहीं क्या होता है, इट इज द एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट वैल्यू मेड बाय द कंपनी इन परचेसिंग द एसेट ईच ईयर इज शोन बाय द ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक कंपनी हर साल ऑन एन एवरेज कितना पैसा लगाती है उस कंपनी को आगे बढ़ाने में, क्या खर्चा कर रही है, क्या परचेस कर रही है एसेट, उसको हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस जो ये नेट इन्वेस्टमेंट है। नेट इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली जब आप बात कर रहे हो कि आपने उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दिया, कि भाई मैंने साल के शुरू में 5,000 रुपये लगाए थे इस मशीन में, पर मुझे पता है कि ये मशीन मेरी जो है 5,000 की मशीन ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 500 दिन चलेगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 10 रुपये के आसपास आ रही पर डे। तो जब मैं उसको गिन रही हूँ तो मैं उसको फर्स्ट डे पे गिनूंगी कि ये 5,000 की है, और 365 डेज के बाद मैं उसको 3,650 रुपीज़ माइनस करके करूँगी, राइट, क्योंकि वो 10 रुपये पर डे के हिसाब से वो कम हो गई उसकी वैल्यू। सो उसे हम फिर नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब क्या, ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितना था, 500 रुपये, ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से पर डे डेप्रिशिएट हो रहा है। सो 365 दिन के हिसाब से हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, दिस विल बी योर नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन। हम समझ गए, डेप्रिसिएशन इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ मच द वैल्यू ऑफ द एसेट हैज बीन डिमिनिशिंग, है ना। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि डेप्रिसिएशन मतलब रोज के हिसाब से कितनी चीज घिस रही है, उसकी वैल्यू कितनी कम होती जा रही है। आप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हो कि अपन बोलते हैं ना कि कार खरीदते हैं तो हर साल नई नई कारें आ जाती है, नई नए या कंप्यूटर मान लो, जिस नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो सही काम कर रही है, पर वो डेप्रिशिएट होती जा रही है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है। या फिर आप किसी कार को यूज़ कर रहे हो तो वो नई नहीं रहेगी ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, समय के साथ में वो घिसती रहती है। तो उसकी वैल्यू जब आप उसको रीसेल करने जाओगे, आपने खरीदी होगी 5 लाख में, पर जब आप उसको बेचने जाओगे तो आपको 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ओवर द पीरियड आपने जितनी चलाई है वो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई है। सो सिंपली पुट, द फर्म्स डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, राइट, क्या करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस रन करने के लिए। यही क्रिएट करती है पैसा पब्लिक में। इसको अच्छे से समझते हैं। मान लो ये है आपके प्रोड्यूसर या फैक्ट्री ओनर या फार्मर या जो भी जो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, और ये है कंज्यूमर या फिर पब्लिक, ठीक है। अगर पब्लिक किसी चीज को खरीदना चाहती है, पब्लिक कंज्यूमर क्या चाहता है कि अपनी डिमांड पूरी करने के लिए दे वांट सम गुड्स, राइट, तो वो डिमांड करेगा, डिमांड करने के बदले गुड्स के लिए वो पैसे देगा, राइट। तो वो पैसा जाता है प्रोड्यूसर के पास, राइट। फिर वो प्रोड्यूसर क्या करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स चाहिए प्रोडक्शन के, राइट, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसको इंटरमीडिएटरी गुड चाहिए, उसको लेबर चाहिए, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज देन this money that was paid by the consumer, then producer uses the same money to get the raw material, right। अब ये सब चीजें कौन प्रोड्यूस करता है, अगेन पब्लिक ही तो प्रोड्यूस करती है, लेबर यही तो सेल करता है, कंज्यूमर ही तो एट द एंड ऑफ द डे चीजों को खरीदता है ना। तो इस तरीके से दिस इज हाउ मनी फ्लोज। पैसा कैसे फ्लो करता है, लोगों की डिमांड, लोग ही कंज्यूमर है और लोग ही प्रोड्यूसर है, सेम पब्लिक। कुछ चीज़ों में हम कंज्यूम करते हैं, कुछ चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारी गुड्स की डिमांड पे हम पैसा देते हैं उसके लिए, और वही पैसा यूज होता है और प्रोड्यूस करने के लिए, एंड देन दिस इज हाउ इट सर्कुलेट्स। लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर। इन टर्न पब्लिक्स डिमांड फॉर गुड्स, पब्लिक की जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड होती है वो पेमेंट क्रिएट करती है फर्म के लिए,
और वो उसको इनेबल करती है कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे और सेल कर सके. दिस इज हाउ इनकम सर्कुलेट्स, राइट. दिस इज हाउ इनकम. तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की इनकम उसके खरीदने और बेचने पे प्रोड्यूस होती है. इसको हम एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं. और इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, कि भाई कितना प्रोड्यूस हुआ और कितना कंज्यूम हुआ. तो लेट्स अंडरस्टैंड द कंटिन्यूअल फ्लो ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. कमोडिटीज एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज. रेवेन्यू मीन्स अर्निंग, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, राइट. कमाई, खर्चा इन अ इकोनॉमी. जब एक इकोनॉमी में ये चारों चलते रहते हैं, दिस इज रिफर टू एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना. लोग खर्चा करते हैं, पैसे कमाते हैं, उस पैसे से फिर दूसरे लोग और चीजें बनाते हैं, बेचते हैं और पैसा कमाते हैं. तो दिस इज द सर्कुलर फ्लो दैट वर्क्स. तो इट लुक्स लाइक दिस. दिस इज द हाउस होल्ड इनकम. हाउस होल्ड इज द, बोल सकते हो, इट डिनोट्स द कंज्यूमर, ठीक है. एंड फर्म्स आर द प्रोड्यूसर. दोनों ही पब्लिक है, राइट. नाउ फर्म्स जो होती है वो गुड्स और सर्विसेज बेचती है हाउस होल्ड को, और इसके बदले हाउस होल्ड स्पेंड करते हैं और पैसे देते हैं फर्म्स को. फर्म्स फिर क्या करती है, सर्विसेज, बेसिकली यही हाउस होल्ड हमको लेबर देता है जो यूज करता है सर्विसेज को अगेन, और फिर उसके बदले फर्म जो है उनको सैलरी देता है, वेजेस देता है. दिस इज हाउ दे एक्सचेंज मनी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो सर्कुलर मेथड है इनकम का, इसमें हम एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे करते हैं कि इनकम कितनी हुई है, राइट. सो इस इनकम के फ्लो में व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उसको समझने के लिए लेट्स सी कि पैसे कहाँ पे आते हैं जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल होता है. तो हाउ इज मनी कंट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ इट. तो इसे हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए होगी. हमने इकोनॉमी के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेबर, लैंड या नेचुरल रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल, राइट. 4 चीज़ें चाहिए होती है. तो ये चारों चीज़ें जब आप मिलाते हो तो प्रोडक्ट कुछ बनता है ना. तो इसके 4 कंट्रीब्यूटर्स, मतलब इन चीज़ों को पाने के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना पड़ता है इकोनॉमी में, क्या देना पड़ता है, वो हम समझेंगे. ऐसे 4 चीज़ें होती है जो ज़रूरी है, जो कंट्रीब्यूट करना पड़ता है फॉर एनी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन. सो एक होता है ह्यूमन लेबर. ह्यूमन लेबर के लिए हमें क्या देना पड़ता है, वेजेस, राइट. फिर कैपिटल, कैपिटल चाहिए तो उसके लिए क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योरशिप, अगर कोई अगर एंटरप्रेन्योरशिप ला रहा है, मतलब कि वो कुछ ऐसा ज्ञान ला रहा है जिससे कि आप सस्ते में कोई चीज़ बना सकते हो और उसको महंगे में बेच सकते हो, तो क्या निकलता है, प्रॉफिट. तो वो प्रॉफिट दिया जाता है. और अगर कोई फिक्स नेचुरल रिसोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड है, तो उसके लिए रेंट दिया जाता है ना. तो बेसिकली किस तरीके से ये 4 फोर्सेस, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको पाने के लिए और इनको यूज़ करके प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, गुड्स और सर्विस के लिए, ये 4 तरीके के जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं. 4 तरीके से पैसे दिए जाते हैं इकोनॉमी में. सो वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म लीकेज. ये और टर्म्स है टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट. हम समझ रहे हैं लीकेज और इंजेक्शन. ये टर्म बहुत आसान है समझना. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक इकोनॉमी को आप इमेजिन इट्स लाइक अ बॉडी, राइट. तो उस बॉडी में जैसे हमारे शरीर में खून घूमता है, वैसे ही बॉडी में पैसा घूमता है, राइट. सो लीकेज और इंजेक्शन इज प्रीटी सिमिलर टू जब डॉक्टर आपको इंजेक्शन देके आपका ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकालता है, तो दैट मीन्स आपके जो फ्लो है बॉडी का, ब्लड का, उसमें से कुछ हिस्सा निकल गया, राइट. वहीं अगर सपोज करो आपको कुछ चाहिए तो इंजेक्शन लगा के वो मेडिसिन डाली जाती है, राइट. अगर आपको खून की कमी है तो खून चढ़ाया जाता है, तो दैट इंट्रोड्यूसिंग ब्लड, राइट, इंजेक्टिंग ब्लड. सेम कॉन्सेप्ट इज इन इकोनॉमी ऑल्सो. जब भी कोई खर्चा होता है, जब भी पैसा इकोनॉमी के फ्लो से बाहर जाता है, तो उसे लीकेज बोला जाता है. इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज विड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलेशन ऑफ द इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल, जब आप टैक्स देते हो, जब आप सेविंग करते हो, जब आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट मतलब आप इस इकोनॉमी के बाहर किसी को सामान कहीं से आप ले रहे हो. तो अगर आप इस इकोनॉमी के बाहर से सामान ले रहे हो, मतलब इस इकोनॉमी का पैसा आप बाहर दे रहे हो, राइट.
टैक्सेस इज जब आप कुछ खरीदते हो, जैसे आपने कोई भी सामान खरीदा तो उसके लिए, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही हो गया, तो आपको कुछ हिस्सा उसका परसेंटेज गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो दैट गोज अवे। सेविंग्स इज बेसिकली जब आपके पास जो भी कैपिटल है उसमें से आप कुछ हिस्सा निकाल के रख देते हो जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करते हो, आप उसका आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करते हो, वो रखा रहता है बस इमरजेंसी के लिए, तो दैट इज सेविंग। जब भी आप अपनी सेविंग के लिए या टैक्सेस के लिए या इम्पोर्ट ऐसा कुछ करते हो तो आप इकोनॉमी के सर्कुलेशन में से पैसे निकाल रहे हो, तो दैट्स लीकेज। उसी का अपोजिट होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन इज जब इस इकोनॉमी में बाहर से पैसा आता है फ्लो में। तो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो टैक्सेस आप देते हो, राइट, वो गवर्नमेंट फिर वापस इन्वेस्ट करती है सोसाइटी में। इन्वेस्टमेंट, जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है ना, जैसे अगर पैसा बाहर जा रहा है जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर वाले हमें पैसा देते हैं, तो दैट्स इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। सो इट इज इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड एंड लेवल ऑफ इनकम। मतलब कि जो जब भी पैसा अंदर आता है वापस इकोनॉमी में, तो वो जो है वो एग्रीगेट डिमांड, मतलब प्रोडक्शन, कितना डिमांड है एक इकोनॉमी में, वो और इनकम दोनों को बढ़ाता है जब भी इंजेक्शन होता है बाहर से इकोनॉमी के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब समझते हैं कि टेरिटरी क्या होती है। देखो, हमने कहा कि इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, राइट, तो उसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है, चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज बिक रही है, गुड्स बन रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है मनी, ये सब कहाँ हो रहा है और कहाँ तक सीमित है, ठीक है। वेयर इज दिस एक्सचेंज हैपनिंग दैट यू कैन से कि इट इज स्टिल हैपनिंग इनसाइड द इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो ये इंडियन इकोनॉमी में इंडियन कहाँ तक टेरिटरी है। सो ऑब्वियसली द लैंड जितना भी है अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल विल बी कंसिडर्ड इंडिया, तो दैट बिकम्स द टेरिटरी। So geographical territory which is managed by the government, it constitutes a country's economy. So जितने एरिया पे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का अधिकार है या राज्य है, वो उस हिस्से में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो सब इंडियन इकोनॉमी में आएगी, राइट। उसमें फिर लोग हों, चीज़ें हो, कैपिटल हो, ये सब चीज़ें विद इन दिस आराम से मूव कर सकती है। मतलब कि अगर कोई जाके महाराष्ट्र में कोई नौकरी कर रहा है या वहीं जाके कहीं कर्नाटका में नौकरी कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीपल, गुड्स पूरे देश में कहीं पे भी जा सकते हैं। कैपिटल, ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके ही स्टेट में, आपके ही शहर में पैसा इन्वेस्ट करना है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। सो ये लोग, सामान और कैपिटल पूरे इंडिया में कैसे इज विद इन दिस बॉर्डर मूव कर सकता है फ्रीली, राइट। उसके बाद इकोनॉमिक टेरिटरी इनकम्पासेस नॉट जस्ट लैंड बट ऑल्सो नेशनल एयर स्पेस, टेरिटोरियल वाटर एंड नेचुरल ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेशनल वाटर्स। बेसिकली वो एक तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप लैंड पे हो इस इंडियन गवर्नमेंट के, तो लैंड पे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वही इंडियन इकोनॉमी में माने जाएंगे। अगर इंडियन एयर स्पेस में भी हो रहे हैं तो भी वो इंडियन इकोनॉमी में माने जाएंगे। अगर वो कोस्टल लाइन के पार हो रहे हैं, अगले 200 किलोमीटर तक जो होते हैं टेरिटोरियल वाटर, उसमें हो रहे हैं तो वो भी माने जाएंगे। वहीं अगर इंडियन कंपनी कहीं इंटरनेशनल वाटर्स में काम कर रही है, वो जो कमा रही है वो भी, जो वहाँ उसको लेकर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि स्कोप क्या होता है इकोनॉमिक टेरिटरी का, ठीक है। स्कोप एज इन कि कहाँ तक अलाउड है। टू अंडरस्टैंड नेशनल इनकम एंड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई इनकम को हम एज अ इंजेक्शन मानेंगे या लीकेज मानेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम बॉर्डर को डिफाइन करें कि कहाँ तक जो बॉर्डर है वो इकोनॉमी के अंदर आती है। उसी से तो आप बता पाओगे। जब तक आप नेशनल नहीं डिफाइन करोगे तब तक आप नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो टू अंडरस्टैंड कि एक इकोनॉमी का स्कोप कहाँ तक जाता है, सबसे पहले तो टेरिटोरियल सी एंड एयर स्पेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्री, है ना। जो एयर स्पेस होती है या जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, ये जो किसी देश की बाउंड्री होती है वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है। रेसिडेंट शिप्स, एयरक्राफ्ट्स दैट ट्रैवल बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, वो भी स्कोप में आते हैं इकोनॉमी के। मतलब कि अगर एयर इंडिया की फ्लाइट है तो उस पर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, इट विल कम अंडर इंडियन इकोनॉमी, राइट। एम्बसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस एंड अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो अगर इंडिया की कोई एम्बेसी है किसी देश में, वहाँ जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो भी
इधर ही आएंगे। अगर कोई मिलिट्री बेस है आउटसाइड इंडिया लैंड, मान लो बांग्लादेश में कहीं पे है या मालदीव में कहीं पे इंडिया का अगर बेस बनता है, तो वो जो है वो भी विल कम अंडर द इकोनॉमी। रेसिडेंट्स ऑपरेटिंग फिशिंग व्हीकल्स एंड ऑयल एंड गैस रिग्स इन फॉरेन वाटर्स। फॉरेन वाटर्स में अगर हमारी कोई रिग्स है, फिशिंग व्हीकल है, वो सब के ऊपर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो भी हमारी इकोनॉमी में आता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इज व्हेन द इनकम इज बीइंग स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय द फर्म। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जो इनकम है ऑफ पीपल, जब वो खर्च की जाती है गुड्स और सर्विस के ऊपर जो एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है, तो वो फॉर्म लेती है दैट इट कैन बी कॉल्ड एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, है ना। दिस मतलब जितना लोगों ने पैसा दिया है उस फर्म के सारा सामान खरीदने में, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उसका फर्म का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है इन टर्म्स ऑफ कितना पैसा उन्हें लगा वो चीज़ प्रोड्यूस करने में। सिंस द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स, जितना उन फर्म ने खर्चा किया है उसको प्रोड्यूस करने में, वही होगी वैल्यू उस गुड्स और सर्विसेज की, राइट। अगर आपको कोई चीज़ को प्रोड्यूस करने में 10 रुपये लगे तो वो 10 रुपये की चीज़ होगी, राइट। वी कैन इक्विवेलेंटली मेजर द एग्रीगेट income of like basically the whole population by calculating the average value of goods and services produced by the firm। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम जानना चाहते हैं कि एक इकोनॉमी में टोटल कितनी इनकम हुई है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है उसमें जितना पैसा लगा है उसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो उसे हम एग्रीगेट इनकम मान सकते हैं, क्योंकि उसी पे खर्चा होगी, राइट। उसके बाद व्हेन द एग्रीगेट रेवेन्यू received by the firm is paid out to the factors of production, it takes the form of aggregate income। मतलब कि जो रेवेन्यू, जो कमाई एक फर्म करता है, ठीक है, जब वो उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करता है, राइट, लेबर को सैलरी देता है या फिर वो रेंट देता है, राइट, जब वो प्रॉफिट निकाल लेता है उसमें से, तो जब वो फर्म जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करती है उसके बाद तो वो टोटल जितना उसने पे किया है, देन दैट बिकम्स द एग्रीगेट इनकम, राइट। नाउ लेट्स बेसिकली दिस वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के कि एक देश में कितना पैसा कमाया जा रहा है। तो 3 मेन मेथड्स होती है। पहली मेथड को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली क्या बोल रही है कि जितना वैल्यू हुआ है, जितना फर्म ने खर्चा किया है प्रोड्यूस करने में गुड्स और सर्विसेज, उसको अगर आप कैलकुलेट कर लो तो वो आपको नेशनल इनकम बता देगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। जितना भी खर्चा हो रहा है किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, वही बन जाता है टोटल इनकम, क्योंकि लोग वही खरीदेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा तरीका हो सकता है प्रोडक्ट मेथड। वो क्या बोल रहा है उसमें, इफ वी मेजर द फ्लो एट बी, ओके, मतलब इधर, बाय मेजरिंग एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फर्म्स। अगर हम जितनी भी फर्म्स हैं, जितने भी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सब के ने जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विस पैदा किया है, उत्पाद किया है, उसकी वैल्यू को ऐड कर दें तो भी एक नेशनल इनकम हम बता सकते हैं। एंड दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड, राइट। जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसको ऐड कर लो तो दैट बिकम्स योर इनकम। सी विच इज व्हाट फर्म्स पे टू पीपल, मेजरिंग द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ पेमेंट मेड बाय, मतलब कि फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कितना पैसा दे रही है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, उस सबको अगर आप कैलकुलेट कर लो तो दैट विल गिव यू द टोटल इनकम एंड दिस इज कॉल्ड एज द इनकम मेथड। तो 3 तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना पैसा कमाया गया है या कितना पैसा बनाया गया है। 3 मेथड से कर सकते हो। कितना लोग खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, राइट, और कितना पेमेंट दिया गया है प्रोड्यूस करने में। तो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द इनकम।
द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। तो हमने देखा कि 3 मेथड होती है कैलकुलेट करने की इनकम, तो उसमें से सबसे पहली मेथड को हम डिटेल में समझते हैं। ये समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। एकदम क्लियर करेंगे इसको। ग्रॉस मीन्स होल, कंप्लीट। नेट मीन्स वॉट एवर इज लेफ्ट। बोलते हैं ना कि नेट नेट बताओ कितना हुआ, राइट? इसका मतलब होता है कि जो अमाउंट कमाया है, ठीक है, जो भी अमाउंट है उसमें अभी भी डेप्रिसिएशन और टैक्स इंक्लूडेड है, तो वो ग्रोस है। और अगर आप उस अमाउंट में से जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसको हटा दो और जो टैक्स दिए है उसको हटा दो, तो वो नेट हो जाता है। और इजीली समझते हैं, मान लो कोई इंसान है, उसने 5,000 रुपये कमाए महीने में, ठीक है। उस 5,000 में से उसने जो मशीन यूज करी वो 500 रुपये में 500 रुपये उसका डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है, उसकी वैल्यू 500 रुपये कम हो गई। और मान लो उसने 25 रुपये जो है टैक्स दिया है, तो ये हो गया उसका ग्रोस इनकम। और 5,000 माइनस 525 विच इज 4,475, ये हो गई उसकी नेट इनकम, राइट? सो नेट इज मतलब कि टोटल उसने कमाया इतना, बट उसके हाथ में इतना आया, है ना। सो नाउ दैट वी अंडरस्टैंड दिस, लेट्स अंडरस्टैंड कि वैल्यू एडेड मेथड से इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। हमने ये देखा कि जितना जब भी कोई कंपनी कुछ बनाती है तो उसको आउटपुट जो होता है उसमें कुछ वैल्यू ऐड होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने जैसे हमने देखा पटेटो है, तो 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से पटेटो खरीदा और उसमें से चिप्स बनाए, और वो अब चिप्स की वैल्यू जो है वो 80 रुपीज़ पर केजी हो गया है, ठीक है। तो द 70 रुपीज़ इंक्रीमेंट that you are seeing is value addition. उसने 10 रुपए की चीज को 80 रुपए का कर दिया है, so this is adding value to it. so वो क्या बोल रहे हैं कि अगर पूरे देश में, राइट, पूरे देश में जितनी भी कंपनीज है, उन्होंने जितना भी प्रोडक्शन किया है, उसमें जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है, उसको अगर इकट्ठा कर ले तो वी कैन कॉल इट द नेशनल इनकम, राइट? तो व्हाट इज दिस? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जितना आउटपुट है माइनस जो इनपुट किया गया है नॉन फैक्टर, ओके, दैट मीन्स रॉ मटेरियल, है ना। सो अब इसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। जीडीपी में अब सिंपल बात है, ग्रोस हम समझ गए क्या होता है। ग्रोस मीन्स टोटल। डोमेस्टिक मीन्स हमने जो इससे पहले टेरिटरी पढ़ी थी कि इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, तो डोमेस्टिक की जब हम बात कर रहे हैं कि उस टेरिटरी के अंदर हुए हुए सारे ट्रांजैक्शन, मतलब कि इंडिया की जो टेरिटरी है, इकोनॉमिक टेरिटरी, उसके अंदर जितनी भी फर्म्स है, उसने टोटल कितना, सारी फर्म्स ने मिलकर जितना वैल्यू एडिशन किया है, उसको एट मार्केट प्लेस कैन बी फाउंड आउट बाय एडिंग ऑल द वैल्यू दे हैव एडेड, राइट? उन सारी फर्म्स ने जितना भी वैल्यू एडिशन किया है उस सबको आप जोड़ दोगे तो आपको एक अमाउंट मिल जाएगा, दैट वुड बी योर इनकम। अब हम समझ गए कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, राइट? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब हमें पता चल गया, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम जीडीपी लेंगे। उसमें से अब हमने देखा कि डोमेस्टिकली टेरिटरी के अंदर, उसके अलावा कई सारी बाहर भी ऐसी इनकम होती है जो टेरिटरी के बाहर हुई है बट इज कंसिडर्ड इनसाइड, राइट? तो उसको हम पहले ऐड करेंगे इसमें, फिर इसमें से हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे जो हुआ है, और फिर इसमें से जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसको माइनस करेंगे। दैट विल गिव अस एनएनपी, इट विल गिव अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, सो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिव्स अस टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, एंड नेट गिव्स अस अ वैल्यू ऑफ इट, कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, ओके। Now, GVA, gross value added, it can be defined as the value of output, जो पूरी इकोनॉमी का आउटपुट है, पूरी इकोनॉमी में जो आउटपुट हुआ है वो माइनस द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब क्या कि इंटरमीडिएट मतलब कि जब हमने देखा था कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो
इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब कि वो कंज्यूम नहीं होते हैं बट दूसरी फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं, उनके ऊपर और वैल्यू ऐड होती है, राइट। जैसे हमने देखा कि 10 रुपये किलो आलू थे, वो चिप्स की फैक्ट्री में गए तो 80 रुपये किलो हो गए, है ना। सो दैट्स वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो जो टोटल वैल्यू है आउटपुट की, उसमें से अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो, सो दिस विल गिव यू अ गुड मेजर टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ मेड बाय एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री और सेक्टर। आप चाहते हो एक इंडस्ट्री या एक सेक्टर ने कितना कमाया है, कि जैसे सिर्फ चिप्स वाली कंपनी ने कितना कमाया है, ये अगर आप जानना चाहते हो, राइट, तो उसमें से फार्मर्स ने आलू कितने दिए हैं वो हटा दो, राइट। तो इट विल गिव यू कि इस फैक्ट्री ने या इस सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड किया है। नाउ दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि जीडीपी तो कैन बी इन्फ्लेटेड ऑन व्हाट मेनी लेवल्स, राइट, बट दिस जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड, ये आपको इकोनॉमी की हेल्थ बताता है, ठीक है। ये आपको बताता है कि एग्जैक्टली कितना और प्रोडक्शन हुआ है, कितना और वैल्यू एडिशन हुआ है, और कौन सा सेक्टर आगे है, कौन सा सेक्टर पीछे है, कौन सी इंडस्ट्री बूमिंग है। दिस टेल्स यू दैट। नाउ इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कैलकुलेट हाउ मच गुड और सर्विसेज हैज कॉस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इन फिक्स कॉस्ट। मतलब कि ये ग्रोस वैल्यू एडिशन आपको ये भी बताएगा कि एक प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में कंपनी को कितना पैसा लगा है। इट प्रोवाइड्स द रुपी वैल्यू, ओके, फॉर द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल, है ना। जितना आपने उसमें इनपुट किया है, जितना रॉ मटेरियल आपने यूज किया है, उसको हटा के जो आपने वैल्यू ऐड किया है वो वैल्यू देता है आपको जीवीए, है ना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, द एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। कितना खर्चा किया गया है। खर्चा हम किस चीज पे करते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, उस पर खर्चा करते हैं। सो एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली क्या बोल रहा है कि आप जीडीपी या नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। पूरे देश में जितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उसको अगर जो फाइनल है उसको अगर आप कैलकुलेट कर लो, राइट, दैट एक्सपेंडिचर दैट पीपल हैव डन फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी इक्वल टू द जीडीपी, ओके। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर, सबसे पहले आप लोग कंजम्पशन बाय रेजिडेंट, ठीक है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुई है वो कंज्यूम की होगी, है ना। तो वो कंजम्पशन लोगों ने जो किया है, प्लस उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्लस गवर्नमेंट ने जो स्पेंडिंग करी है, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, फॉरेन ट्रेड, मतलब कि बाहर से हमारे पास कितना आया है, इंजेक्शन कितना हुआ है, राइट। तो जो आपने एक्सपोर्ट किया है उसमें से जो पैसा कमाया है, उसमें से इंपोर्ट जो आपने खरीदा है वो माइनस कर दो। दिस शुड गिव यू अ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेस्ड ऑन हाउ मच एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा किया गया है बाय द पब्लिक, ठीक है। क्योंकि हमने शुरू में देखा ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कोई ना कोई खरीद रहा है, दैट्स हाउ द इकोनॉमी इज वर्किंग, है ना। तो अगर हम ये पता कर लें कि लोग कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, जो कंज्यूम हुआ है, दैट शुड गिव यू एन आइडिया। बट उसको दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग यूजेस कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हुआ है और गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट किया है, कितनी स्पेंडिंग करी है, ओके। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग income method of calculating. Income method measures national income from the side of payments made to the primary factors of production. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर हमें जानना है कि एक इस देश में, इस टेरिटरी के अंदर कितना इनकम हुआ है, तो क्यों ना हम जो बेस फैक्टर्स है ना, जो 4 मेन फैक्टर्स हैं, उन्होंने जितना इनकम लिया है या जितना उनका इनकम हुआ है, अगर हम उन्हें जोड़ दें तो वो हमें जीडीपी दे देगा, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, राइट। जो चीज़ पैदा हो रही है वो कंज्यूम हो रही है, खरीदी जा रही है, और जिसको खरीद कौन रहा है, वही लोग जो अपना लेबर सेल कर रहे हैं, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज सेल कर रहे हैं, या फिर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वही लोग तो अर्न कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम सारी अर्निंग को मिला दें तो भी वो हमें जीडीपी देगा। सो दैट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इज नोन एज इनकम मेथड। तो उसमें क्या करते हैं, जितने भी प्राइमरी फैक्टर्स हैं 4,
उनको जोड़ लेते हैं। तो व्हाट आर दोज? फ्रॉम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब कि एक ईयर में एक कंट्री के अंदर जितना भी रेंट दिया गया है, जितने भी वेजेस दिए गए हैं, जितना भी इंटरेस्ट पे किया गया है और जितना प्रॉफिट कमाया गया है, उन सबको जोड़ दें तो दैट शुड गिव अस द अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड बाय द एंटायर इकोनॉमी. Okay, thus national income is calculated by adding up the factors of income generated by all the producing units located within the domestic economy during a given period of time. ठीक है, तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, मान लो एक क्वार्टर या एक फाइनेंशियल ईयर, उसमें जितने भी फैक्टर्स हैं इनकम के, जितने भी लोगों ने चीज़ें पैसे कमाए हैं जिस भी तरीके से, उनको अगर हम जोड़ दें एक इकोनॉमी की, एक डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब एक टेरिटरी के अंदर, सो दैट शुड गिव अस नेशनल इनकम. इनकम मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसे कहा जाता है डोमेस्टिक इनकम या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट मीन्स कि चीज़ों को प्रोड्यूस करने में जो फैक्टर्स लगते हैं उन फैक्टर्स की कॉस्ट क्या थी, राइट? जैसे कि लेबर लगती है, एंटरप्रेन्योरशिप लगती है, नेचुरल रिसोर्सेज लगते हैं, राइट? तो उन सब की टोटल कॉस्ट जो पड़ी प्रोडक्ट करने में, उसको प्रोड्यूस करने में, उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं. तो बाय यूजिंग इनकम मेथड यू गेट दिस. ओके, इट इंक्लूड्स ऑल द मनी इन फॉर्म्स ऑफ लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड सो ऑन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीएनपी. हमने जीडीपी देखा अभी तक. जीएनपी इज स्लाइटली डिफरेंट. जीएनपी बस ये बोल रहा है कि जीडीपी में डी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डी मीन्स डोमेस्टिक, राइट, विद इन द टेरिटोरी borders, right? But GNP basically doesn't care about whether it happened inside the territory or not. Okay, GNP is total value of goods and services produced by the residents or business of a country irrespective of the location of the production. मतलब कि फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्रोडक्शन विद इन द टेरिटरी हुआ है या नहीं, या बाहर हुआ है. जितना भी प्रोडक्शन हुआ है by the residents or businesses of the country that are of the country, that will be included in GNP. So अगर कुछ प्रोडक्शन बाहर होता है आउट ऑफ इंडिया तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, GNP टेक्स इनटू अकाउंट द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द बिजनेसेस एंड रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री लिविंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री. ठीक है, मतलब कि अगर किसी ने इंडिया में रह के से अमेरिका में कुछ इन्वेस्ट किया है तो वो उससे जो प्रॉफिट आएगा वो भी इंक्लूड होगा. या फिर कोई इंसान है जो इंडिया का रेसिडेंट है पर वो कहीं और रह रहा है, लेट्स से लिविंग इन साउथ अफ्रीका, पर अगर वहाँ पे वो कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ प्रॉफिट कर रहा है, तो दैट ऑल्सो दे विल काउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट पर्सन इज लिविंग इनसाइड द टेरिटरी और आउटसाइड द टेरिटरी. उससे फर्क नहीं पड़ता है. पर अगर वो इस कंट्री का बिजनेस है या इस कंट्री का रेसिडेंट है, नेशनल है, तो उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी कमाया है, वो भी इंक्लूड किया जाता है जीएनपी में. ठीक है, सो इट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्रीज ऑफ द डोमेस्टिक ओरिजिन. मतलब कि अगर कोई चीज इंडियन फैक्ट्री द्वारा किसी और कंट्री में प्रोड्यूस की गई है, उसे भी वो काउंट करेगा बिकॉज इट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. GNP does not take into account consideration the incomes of foreign nationals. Basically वो बोल रहा है कि बाउंड्री जो है, टेरिटरी है, उसका कोई लेना देना नहीं है. इट्स ऑल अबाउट सिटीजन. तो अगर कोई फॉरेन नेशनल यहाँ पे पैसे कमा रहा है तो उसको काउंट नहीं करेंगे. अगर कोई फॉरेन की कंपनी यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रखी है इस हमारे देश में और वो कुछ प्रोड्यूस करे तो उसको काउंट नहीं करेंगे. ओनली थिंग्स दैट आर मेड बाय इंडियन सिटीजन वेदर दे आर मेड विद इन द टेरिटरी और आउटसाइड, सिर्फ उसी को काउंट करते हैं, राइट? सो ये सब जो होता है ना, ये सब मार्केट वैल्यू पे होता है, राइट? सो एनएनपी इज ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज that are produced by citizens of India whether inside the territory or outside. अगर if you want to calculate NNP you can take the GNP and you can minus the depreciation from it. Okay, इसके बाद next thing is personal income. Personal income is basically आपको जो wages मिल रही हैं वो salary
प्लस कोई अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो, कोई गिफ्ट मिले हो, कोई डिविडेंड मिला हो इन्वेस्टमेंट में से, या फिर आपको रेंट मिला हो कहीं से भी, सो ऑल ऑफ दैट टू गेट एक साथ इज नोन एज योर पर्सनल इनकम। ओके, तो उसके बाद आता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम विच इज नाउ अवेलेबल फॉर यू टू स्पेंड, जो खर्चा करने के लिए अब आपके हाथ में आई है, जिससे कि आप अपनी यू कैन मेक द चॉइस कि मैं क्या खरीदूं, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो डिसीजन जो पैसे आपके पास बचते हैं उसे डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। तो जब हम जीडीपी और एनएनपी के अलावा हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की भी बात करते हैं, तो व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट वैल्यू प्लस एनी ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि एक नेशन के लिए उसकी नेट डिस्पोजेबल इनकम इज वो रेडी है खर्चा करने के लिए या यूज करने के लिए अवेलेबल है, राइट? तो वो कह रहे हैं कि जितना उन्होंने कमाया है पूरे साल भर में, प्लस उसी ईयर में अगर बाहर से कोई इनकम आई है एज अ गिफ्ट या फिर एज अ एड, वो सब भी इसमें इंक्लूड करोगे तो दैट विल बिकम योर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। उसके बाद द आइडिया बिहाइंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज दैट इट गिव्स यू an idea that what is the maximum amount of goods and services a domestic economy has at its disposal। ठीक है, मतलब कि जितना आपने कमाया है, सिंपल सी बात है, जैसे वो 5,000 वाला जो बंदा है जिसने 5,000 रुपीज़ कमाए हैं, 500 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हुआ है, 25 रुपये टैक्स दिया, राइट? उसके बाद 4,475 रुपीज़ हैं, राइट? वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम हो गई। उसके बाद मान लो वो घर गया, उसको किसी ने 100 रुपये खर्ची दे दी, राइट? या फिर उसने किसी को बहुत पहले उधार दिए थे और 100 रुपये, उसने उसको 110 रुपये वापस करे, राइट? तो वो 10 रुपये और वो 100 रुपये, दैट टुगेदर विल बी द डिस्पोजेबल इनकम दिस पर्सन हैज़, है ना? सो रेस्ट इन टर्म्स ऑफ नेशनल लेवल इट इंक्लूड्स एनी गिफ्ट्स और एड्स दैट आर गिवन। एक देश को कहीं से भी अगर कोई गिफ्ट या एड मिला जाता है तो उसे भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। प्राइवेट इनकम बेसिकली जो भी प्राइवेट सेक्टर ने कमाया है डोमेस्टिकली, ठीक है, थ्रू फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। फैक्टर इनकम वो होती है जब जो मेहनत करके आप कमाते हैं ना, उसे फैक्टर इंटरेस्ट बोलता है। तो प्राइवेट इनकम बेसिकली क्या होती है? जितनी भी आपकी फैक्टर इनकम है प्राइवेट सेक्टर में जो कि डोमेस्टिकली मतलब इस लैंड के अंदर हुई है, प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट। नेशनल डेट इंटरेस्ट मतलब कि अगर जैसे इंडिया ने किसी और कंट्री को पैसे दे रखे हैं, राइट, उधार पे, और वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो भी काउंट होगा इसमें। प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम डोमेस्टिक वाली प्लस अब्रॉड वाली, प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई दूसरी गवर्नमेंट इंडिया को ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर मनी मतलब जो पैसा दिया गया हो, कमाया नहीं गया हो, मेहनत करके दिया गया हो एज गिफ्ट और एड और स्कॉलरशिप, ठीक है, वो प्लस अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो अगर मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल ने दिए हो या किसी गवर्नमेंट ने दिए हो, ऐसा पैसा ट्रांसफरेबल विच इज नॉट अर्नड, ठीक है, वो जब सारा आप मिलाते हो तो उसको आप प्राइवेट इनकम कहते हो। ओके, नाउ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस दोनों अलग होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, अभी तक हमने जो समझे थे उसी का ये इन अ वे हाउ टू कैलकुलेट है। इन द मार्केट द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एक मार्केट में जितना भी सर्विसेज और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, बाय ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सारी फर्म्स, सारी कंपनीज लोकेटेड ऑन कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब कि जो आपका लैंड है उसके अंदर विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल द रेसिडेंट प्रोड्यूसर्स ग्रोस वैल्यू एडेड एट अ मार्केट प्राइस प्लस टैक्सेस प्लस फ्यूअर इंपोर्ट सब्सिडीज, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे आता है, ये तो है जीडीपी विच इज योर जीडीपी, राइट, प्लस इट इंक्लूड्स टैक्सेस एंड इंपोर्ट सब्सिडीज, ठीक है। उसको जब आप इंक्लूड कर देते हो देन इट गिव्स यू
ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नाउ GDP एट फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है? इट इज द टोटल वर्थ ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेशन. ठीक है, बेसिकली टैक्स अगर हटा दो जो आपने दिया है, तो जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, टैक्स हटा दो, मतलब इसका क्या होता है कि जो जितना खर्चा किया गया है फैक्टर्स के ऊपर, मतलब कि उस चीज को बनाने में जो खर्चा किया होगा वो टोटल, उसमें से टैक्स हटा दो, तो देन दैट गिव्स यू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नेक्स्ट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ओके, इट इज द डेप्रिसिएशन फ्री मार्केट वैल्यू. ठीक है, नेट है मतलब क्या कि डेप्रिसिएशन एडेड नहीं है. इट इज द डेप्रिसिएशन फ्री मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्रीज डोमेस्टिक एरिया विद इन अ ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसका सम पर डेप्रिसिएशन फ्री. मॉनेटरी वर्थ ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि कितना वैल्यू है पैसे में, ऑल जितना भी मार्केट में डोमेस्टिकली जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है बिना डेप्रिसिएशन लगाए, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नाउ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज द फैक्टर इनकम, मतलब कि कमाया हुआ, रिसीव्ड बाय ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. राइट, मतलब जैसे कि जिसके पास भी लैंड है उसको जो रेंट मिला है उस लैंड पर, जिसने भी बिजनेस खोला है उसको जो भी प्रॉफिट मिला है, जिसने काम किया है उसको सैलरी वेजेस मिली है. राइट, सो ऑल ऑफ दैट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी थ्रू आउट अ फिस्कल ईयर, है ना. एक पूरे साल में जितना भी फैक्टर इनकम हुआ है, वो इनकम जो कि कमाई गई है मेहनत करके, उसको टोटल को हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इट इज द टोटल वर्थ ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, और इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, बिना डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किए जितना भी पैसा कमाया गया है उसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे बोलते हैं. दिस इक्वेट्स सम ऑफ फैक्टर इनकम, दैट इज compensation of the employee, means salary, rent, interest, profit, mixed income from self-employed, created in the country's domestic area. तो कंट्री के डोमेस्टिक एरिया के अंदर की बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम क्या है? ये एग्रीगेट है सारी फैक्टर अर्निंग्स का. फैक्टर अर्निंग मतलब मेहनत से कमाया हुआ पैसा, या तो आपके लैंड पे या वेजेस के थ्रू या प्रॉफिट के थ्रू, ओके, ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर बाय ऑर्डिनरी पीपल ऑफ अ कंट्री, उस सबको हम बोल सकते हैं नेशनल इनकम. नाउ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, the sum of all the factor incomes earned by normal citizen of a country throughout a accounting year including the indirect taxes. जब आप टैक्सेस को इंक्लूड कर देते हो then it's called net national product at market price. ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जब मार्केट वैल्यू सारे फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू जनरेटेड बाय अ कंट्रीज नॉर्मल सिटीजन बोथ डोमेस्टिक और ओवरसीज. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, अब डोमेस्टिक मतलब अब लैंड की बात नहीं हो रही है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी इंडियन सिटीजन, ओके, एनी सिटीजन ऑफ अ इकोनॉमी. ठीक है, सारे मार्केट वैल्यू सारे फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज की, वेदर द पर्सन लिव्स इन इंडिया और आउटसाइड. ओके, दिस विल बी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नाउ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज द सम ऑफ कंट्रीज नॉर्मल पीपल्स फैक्टर अर्निंग ओवर द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर प्लस डेप्रिसिएशन. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, इसमें मतलब डेप्रिसिएशन एडेड है, माइनस नहीं किया गया है. दिस इज इन अ वे आप बोल सकते हो कि टोटल अर्निंग विदाउट काउंटिंग की कितना चीजें यूज हुई है ना. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड देन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. इसको समझने के लिए लेट्स टेक अ क्लीन स्लेट. मान लो कि एक कंपनी है, उसने 10 यूनिट कुछ प्रोड्यूस किया 2010 में. ठीक है, और उसकी मार्केट वैल्यू, ठीक है,
उस मार्केट वैल्यू 2010 में मान लो थी उसकी 10 पर यूनिट, ठीक है, तो प्रोडक्शन कितना हुआ, सॉरी 100, है ना, ओके। अब अगेन मान लो 2012 हो गया, अब उसने फिर से 10 यूनिट प्रोड्यूस करी, लेकिन अब मार्केट वैल्यू चेंज होके हो गई 20 पर यूनिट। अब कितना टोटल हुआ 200। अब आप इस वैल्यू को अगर देखोगे तो आप क्या बोलोगे, कंपेयर टू 2010 से 2012 में 2 साल में वैल्यू जो है वो डबल हो गई, राइट। पहले 100 थी, अब 200 हो गई, लेकिन आप देखोगे यूनिट अभी भी उतनी ही है। दिस गिव्स अ फॉल्स आइडिया ऑफ वैल्यू एडिशन, ठीक है। ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज्यादा कमाया है, बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन किया है, लेकिन इट्स जस्ट बिकॉज प्राइस चेंज हुआ है। तो क्या करते हैं, इस इशू को चेंज करने के लिए, इस इशू से आगे बढ़ने के लिए हम एक ना बेस ईयर ले लेते हैं। बेस ईयर यूजुअली हर डिकेड का या हर 5 साल का फर्स्ट ईयर होता है, उसको हम बेस ईयर ले लेते हैं ताकि हम उस ईयर से कंपेयर कर सके कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने बेस ईयर लिया है 2005, ठीक है। 2005 में मार्केट वैल्यू उस प्रोडक्ट की थी 5 रुपए पर यूनिट, है ना। नाउ व्हाट वी विल डू, 2010 और 2012 में हम अगेन 10 यूनिट्स, लेकिन वी आर गोइंग टू कंपेयर इट एट नॉट the market value of that year, we are going to compare it at the market value of the base year, which is 2005. So it will both be 5 per unit, which will give you 50, right? So there has been no increment. So technically what it's showing us is कि even though 2 साल हो गए हैं पर वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है ज्यादा, because the number of units that you have created is same. वहीं अगर ऐसा होता कि 2010, 2012, अब 2014 में 10 की जगह 30 यूनिट हो जाता, तो देन दिस वुड हैव बीन 150. दिस वुड टेल यू अ रियल चेंज, ठीक है। इसीलिए इसे नॉमिनल, जब हम करंट ईयर की वैल्यू यूज करते हैं तो उसे हम नॉमिनल इनकम बोलते हैं, बिकॉज इट डज नॉट एग्जैक्टली शो कि कितना चेंज आया है। क्योंकि अगर हर साल वैल्यू चेंज होती है, किसी मार्केट वैल्यू चेंज होती है किसी भी चीज की, और फ्लक्चुएट होती रहती है साल दर साल, राइट, डिपेंडिंग ऑन क्या चल रहा है मार्केट में, तो इसीलिए दैट्स कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू. सो इट इज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जनरेटेड बाय ऑर्डिनरी इनहेबिटेंट्स within and outside the country in a year, okay, at the current prices, and this is also known as nominal national income, okay. Whereas national income at constant prices is refers to a worth of product and services produced by ordinary inhabitants within and outside the country given at a constant price, given year at a constant price at the base year. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल एक आप इसका रियल टाइम एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि हम इस वक्त 2010-11 को यूज करते हैं एज अ बेस जब भी हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की. रीजन बीइंग कि हम पूरे डिकेड तक जो है 2010 और 12 के प्राइसेस से उसको कंपेयर करेंगे सो दैट वी कैन सी द एक्चुअल ग्रोथ एंड नॉट जस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू दैट ईयर, बिकॉज ये चेंज होता रहता है. सो बेसिकली दिस नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस इज व्हाट वी नोन एज द एक्चुअल नेशनल इनकम. ओके, सो नाउ एज वी अंडरस्टूड नेशनल इनकम विच इज कैलकुलेटेड ऑन करंट ईयर, है ना. नेशनल इनकम को या तो हम करंट ईयर पे कैलकुलेट करते हैं या तो फिर हम बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं. बेस ईयर पे जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट अ मोर बेटर आइडिया कितना इनकम हुआ है. सेम गोज फॉर जीडीपी, राइट. जीडीपी को भी आप रियल और नॉमिनल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. जब आप नॉमिनल कैलकुलेट कर रहे हो तब यू आर कैलकुलेटिंग जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट वैल्यू इन दैट ईयर. मतलब अगर 2012 का जीडीपी है तो 2012 के मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे. वहीं अगर आपको जानना है कि रियल जीडीपी है तो आप एक बेस ईयर सिलेक्ट करोगे
ठीक है, और उस बेस ईयर के हिसाब से सारे आने वाले ईयर्स को, लाइक फॉर एग्जांपल 2010-11 को बेस ईयर मान लो, तो उससे कंपेयर करके 2011-12, 12-13, 13-14 हर ईयर का उस बेस ईयर के मार्केट वैल्यू से आप जीडीपी निकालोगे ना, तो आपको रियल जीडीपी इंक्रीमेंट दिखेगा। ठीक है, सो दिस बेसिकली व्हाट इट डज इज, ये जो है ना, ये इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लेता है। जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो ना, जो इन्फ्लेशन हुआ है, इन्फ्लेशन इज व्हाट, जब करेंसी की वैल्यू कम होती जाती है, मतलब कि करेंसी का परचेजिंग पावर कम होता जाता है। जो चीज़ आप पहले 10 रुपये में 1 किलो खरीद पाते थे, अब वही 1 किलो चीज़ खरीदने में आपको 15 रुपये लग रहे हैं, राइट? दैट चेंज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और जब भी आप रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हो तो वो उस इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देता है, राइट? इसे इन्फ्लेशन करेक्टेड बोल सकते हो एक तरीके से, है ना? नाउ व्हाट आर द अदर वेज in which nominal GDP is, used? The product and services produced by unit of country domestic territory during a accounting year valued at the current year, है ना? Changes in both physical output and price level have impact on it. ठीक है, कितना प्रोड्यूस हुआ है, ओके, और किस प्राइस लेवल पे हुआ है, दोनों का ही इम्पैक्ट पड़ता है। It is not regarded as a reliable indicator. Nominal GDP is not a reliable indicator. Nominal GDP हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस कराए कि आपका बहुत ज़्यादा इस साल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा GDP है तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, बट दैट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर। ओके, नाउ GDP डिफ्लेटर क्या होता है? इट्स अ टूल दैट इकोनॉमिस्ट लोग यूज़ करते हैं ये समझने के लिए कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं नॉमिनल और रियल को इन अ वे टू गेट टू अंडरस्टैंड कि कितना परसेंटेज इन्फ्लेशन है, राइट? तो व्हाट दे डू इज दे टेक द नॉमिनल जीडीपी विच इज द जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ करंट ईयर, right? And then real GDP which is calculated on the market value of the base year, ठीक है, डिवाइड करके into 100 कर देते। तो this gives you, it's a tool that helps you understand कितना inflation हुआ है over the year. Okay, now the GDP deflator, often called as the implicit price deflector, is a measure of inflation. ऐसे काउंट किया जाता है इन्फ्लेशन। अब जो GDP डिफ्लेक्टर है, okay, it is the difference between what an economy generates in terms of commodities and economy produces at the going rate of base year। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि जो डिफ्लेक्टर है ना, ये आपको ये डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है कि एक इकोनॉमी ने कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, ओके, नॉट इन टर्म्स ऑफ money but in terms of actual quantity. Okay, the ratio shows how much the increase in gross domestic product may be attributed to the rising prices. वो आपको ये when you use GDP deflator, वो आपको ये बताता है कि कितना GDP इंक्रीमेंट सिर्फ प्राइस इंक्रीज के कारण हुआ है और कितना एक्चुअल इंक्रीज हुआ है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड GDP एंड वेलफेयर। वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर इज द आइडिया कि एक कंट्री में लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं, ओके, है ना? क्योंकि हम क्यों कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, या हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं GDP? ये समझने के लिए कि एक कंट्री कितनी अच्छा कमा रही है, कितना अच्छा कर रही है, कितना ग्रोथ हो रही है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है और लोगों को कितना अच्छा जीवन मिल रहा है, राइट? नंबर्स कैन बी एक्सट्रीमली मिसलीडिंग। ओके, ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री का GDP देखकर आप सोचो कि अरे इतना GDP इंक्रीज हो रहा है तो इस कंट्री का डेवलपमेंट और ग्रोथ भी बहुत हो रहा होगा, यहाँ पे वेलफेयर भी बहुत हो रहा होगा, बट दैट कुड बी रॉन्ग। क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि जो GDP हो रहा है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है, जो एक्चुअल कमाई हो रही है, वो सिर्फ सोसाइटी के एक सेक्शन में हो रही है या सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड है सिर्फ कुछ लोगों में, बाकी लोगों की जिंदगी में उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, राइट? इसीलिए नंबर्स कैन बी बिट मिसलीडिंग। दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू से कि GDP ऑफ अ कंट्री कैन बी टेकन एज अ इंडेक्स, मतलब कि वन ऑफ द इंडेक्स। अगर आप जानना चाहते हो कि एक कंट्री में लोग अच्छे से जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, उसमें आप GDP को एक एलिमेंट की तरह काउंट कर सकते हो, बट इट्स नॉट डेफिनेट, ठीक है?
जस्ट बिकॉज किसी कंट्री का जीडीपी हाई है डज नॉट डायरेक्टली मीन कि उस कंट्री में बहुत डेवलपमेंट ग्रोथ है या लोग अच्छे से रह रहे हैं, बिकॉज जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज राइजिंग, द वेलफेयर में बी नॉट राइजिंग, है ना, क्योंकि हो सकता है जीडीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, जो प्रोडक्शन है वो कुछ लोगों के हाथ में है, कुछ फर्म्स है, मोनोपोली है, ठीक है। फॉर द रेस्ट इनकम में भी इनफैक्ट फॉलिंग। कई सारे देशों में ऐसा होता है कि बाहर से तो ऐसा दिखता है कि जीडीपी बहुत इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल उसकी पॉपुलेशन है उनकी कमाई बढ़ नहीं रही है, उनकी कमाई उतनी ही है, वेजेस उतनी ही है, और इन्फ्लेशन होता जा रहा है, चीज़ों का प्राइस बढ़ता जा रहा है, बट दे आर नॉट अर्निंग एनी मोर। ओके, इन सच केसेस वेलफेयर ऑफ द एंटायर कंट्री कैन नॉट बी सेड टू हैव इंक्रीज्ड। सो इन ऐसे केसेस में कहा जा सकता है कि इवन इफ द कंट्री इज डूइंग वेरी गुड, कंट्री का जीडीपी बहुत आगे बढ़ रहा हो, लेकिन हो सकता है लोगों का वेलफेयर ना हो रहा हो। उसके अलावा कई सारे ऐसे एक्सचेंज होते हैं जो नॉन मॉनेटरी होते हैं, ठीक है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ पे हर चीज़ का मॉनेटरी एवेल्यूएशन करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, विमेन स्पेशली जो हाउस होल्ड काम किया जाता है, इट्स नॉट काउंटेड एज मॉनेटरी एक्सचेंज, दे आर स्टिल वर्किंग बट दे आर नॉट काउंटेड एज मॉनेटरी, राइट। डोमेस्टिक सर्विसेज बाय वुमेन, है ना, एक्सचेंज होता है कई बार इनफॉर्मल सेक्टर में, बार्टर एक्सचेंज होता है कि तुम हमारे यहाँ काम कर लो, हम तुम्हारे यहाँ काम कर लेते हैं, राइट, या तुम हमें ये दे दो उसके बदले हम तुम्हें वो दे देंगे। ये सब जो एक्सचेंज होते हैं ना इस तरीके के, उसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं होता है, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो ये जो एक्सचेंज होते हैं ना, अगर ये किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं तो दे विल नॉट शो इन द जीडीपी, नंबर्स में उसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। अ बार्टर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज व्हेन they are exchanged, but since money is not being used, these exchange are not registered part of economic activity, क्योंकि इसमें पैसे एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं इसीलिए इसे नहीं माना जाता है। एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है, जब भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो उसमें नेचर को या लोगों को कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है या कुछ फ़ायदा ऐसा हो सकता है जिसको आप पैसों से नहीं क्वांटिफाई कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप खेती कर रहे हो एक लैंड पे, प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन जो सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप ये नहीं बता सकते कि इसमें इतना मेरा डेप्रिसिएशन हुआ है। या फिर आप बोल सकते हो कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कोई फैक्ट्री है, उसमें वो अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है लेकिन जो पानी वेस्ट में निकल रहा है वो नदियों में जा रहा है, उससे नदियाँ ख़राब हो रही है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं। इट्स डिफ़िकल्ट टू काउंट दैट, उसको पैसों में बात करना बहुत मुश्किल है। एक्सटर्नैलिटीज डू नॉट हैव एनी मार्केट इन विच दे कैन बी बॉट और सोल्ड। ओके, इनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कुछ तरीके से आप एक्सटर्नैलिटीज को काउंट नहीं कर सकते, और यूजुअली जीडीपी एक्सटर्नैलिटीज को काउंट नहीं करता है, इसलिए भी जीडीपी एक कंप्लीट या परफेक्ट मेजर नहीं है एक इकोनॉमी का। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना है, चाइना का ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रहा है, हमने देखा है इट हैज़ ग्रोन ट्रिमेंडसली इन लास्ट फ्यू डिकेड्स, राइट, स्पेशली लास्ट 1 डिकेड, पर इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज, सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होती है, अभी कोरोना वायरस भी वहीं पे हुआ था, राइट। तो उसकी you can see China's GDP increasing, okay, but you are not seeing the price other people are paying, right? The people who are living in poor conditions, people who who are getting sick because of, say, whatever is happening in China's, environment. So so therefore, if we take GDP as a measure of welfare of the economy, we are overestimating the actual welfare. क्योंकि ऐसी एक्सट्रीमलिटीज़ है जो हम काउंट नहीं कर सकते या उसको किसी तरीके से क्वांटिफाई नहीं कर सकते, एन्यूमरेट नहीं कर सकते, इसलिए कई बार जो जीडीपी है वो ओवर एस्टिमेट होता है, राइट, वो जो शो करने की कोशिश करता है उतना एक्चुअली अच्छा नहीं हो रहा होता है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स वर क्लियर फॉर यू, and if you have any questions regarding anything that was taught in this class, please comment below and I'll answer them in the next class. Have a nice day. Happy studying. Bye bye.